Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 14 mathematical reasoning। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने क्लास 11 के 13 चैप्टर्स को completely डिस्कस कर लिया है। You can watch that videos on my channel's playlist। So स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम चैप्टर 14 दैट इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है और वेटेज कितना रहेगा एग्ज़ाम्स में 2 to 3 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज रहेगा। बट ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हायर क्लासेस में भी इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे कोई स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको उसका नेगेशन लिखना है, कॉन्ट्राडिक्शन राइट डाउन करना है, तो कैसे आप राइट डाउन करेंगे, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है और अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा तो आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर दैट अबाउट स्टेटमेंट्स, न्यू स्टेटमेंट्स फ्रॉम ओल्ड, स्पेशल वर्ड्स और फ्रेजेस, इम्प्लीकेशंस एंड वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स। सो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी क्या है। रीजनिंग एबिलिटी के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस चैप्टर में हम मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग दो टाइप की होती है, फर्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग, सेकंड इज डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जिसके बारे में हम डिटेल में मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। अगर हमें अपने व्यूज़ को एक दूसरे के साथ शेयर करना है तो हम कैसे शेयर करेंगे स्टूडेंट्स? बाय लैंग्वेज, बाय एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स। उसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे असर्टिव सेंटेंस, आपने इंग्लिश में डिस्कस किया होगा स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में, कि डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? सेंटेंसेस जिससे हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें हम कुछ डिक्लेयर करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम कोई कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट देते हैं। एक्सक्लेमेटरी जिसमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चनिंग करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। तो कोई सेंटेंस स्टेटमेंट कब बन जाता है स्टूडेंट्स? जब वो सेंटेंस या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये सेंटेंस ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट नहीं बनेगा। ओके स्टूडेंट, जैसे 2 और 2 क्या होते हैं? 4। तो आपको पता है 2 और 2 4 होते हैं। क्या ये जो सेंटेंस हमने बोला ये ट्रू है या फॉल्स है? वी नो वेरी वेल दिस सेंटेंस इज ट्रू। जो सेंटेंस ट्रू या फॉल्स है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। हम डिसाइड कर सकते हैं सेंटेंस के बारे में कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंस क्या बन जाते हैं? स्टेटमेंट। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी होगी स्टेटमेंट के बारे में। तो स्टेटमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स? A sentence is called a statement if it is either true or false but not both। तो ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू है या फॉल्स है लेकिन दोनों नहीं होगा, यानी ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। जैसे 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू सेंटेंस है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट। यस। नेक्स्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। क्या सारे प्राइम नंबर्स ओड नंबर्स होते हैं? जैसे प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। क्या सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं? नो। 2 तो एक प्राइम नंबर है जो इवन है,
तो ये जो सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है? फॉल्स सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, इसलिए क्या है? ये एक स्टेटमेंट भी है। क्यों है? क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि ये गिवन सेंटेंस जो है हमारा फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो या तो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? स्टेटमेंट। नाउ हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। मान लीजिए आपने कोई फ्लावर देखा और आपने कहा हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, तो ये आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है। हो सकता है फ्लावर कैसा भी हो, आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, ये बात ट्रू या फॉल्स नहीं है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं है। ओपन द डोर, यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स की बात नहीं हो रही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज ओपन द डोर, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सेंटेंस तो है। कैसा सेंटेंस है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बट ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स के बारे में आप यहाँ डिसाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट एक स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रू फॉल्स की बात ही नहीं है। टुमारो इज़ फ्राइडे, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो इस टाइप से आपको डिसाइड कैसे करना है स्टूडेंट्स कि कोई सेंटेंस स्टेटमेंट कब बनेगा? जब या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो टुमारो इज़ फ्राइडे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यहाँ आप डिसाइड नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे? ऐसे सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। जो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे वही आपके स्टेटमेंट बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम ओल्ड। आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उससे आपको एक नई स्टेटमेंट बनानी है। तो नई स्टेटमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? निगेशन भी ले सकते हैं उस स्टेटमेंट का, कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकती है, या फिर आप कॉन्ट्रापोजिटिव राइट डाउन कर सकते हैं। इसलिए डिफरेंट तरीके हैं। मान लीजिए एक स्टेटमेंट क्या है? पी एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? न्यू दिल्ली इज़ अ सिटी। न्यू दिल्ली एक सिटी है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। इससे हमें एक नई स्टेटमेंट बनानी है। तो फर्स्ट टाइप की स्टेटमेंट क्या है? निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। निगेशन मतलब ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, इसका हमें निगेशन राइट डाउन करना हो, तो कैसे राइट डाउन करेंगे? निगेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉट। तो इस स्टेटमेंट में आप नॉट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? इस गिवन स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा। अगर ऑलरेडी नॉट गिवन है तो नॉट को आप रिमूव कर देंगे, तो वो स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा। सो what do you mean by negation of a statement? The denial of statement is called negation of the statement. denial मतलब मना कर देना किसी स्टेटमेंट को, वो क्या होता है? उस स्टेटमेंट का negation. Let P is a statement, then negation of P is denoted by not P. जैसे सिमिलरिटी का साइन होता है मैथमेटिक्स में, ऐसे निगेशन के लिए हम ऐसा साइन यूज करते हैं। मान लीजिए P कोई स्टेटमेंट है, तो निगेशन ऑफ P को हम निगेशन ऑफ P इस टाइप से डिनोट करते हैं। P कोई स्टेटमेंट है, दी सिंबल निगेशन ऑफ P और नॉट P, दोनों तरीके इसको राइट डाउन करने के लिए निगेशन को। P मान लीजिए P हमारी स्टेटमेंट क्या है? न्यू दिल्ली इज अ सिटी, तो निगेशन ऑफ P कैसे राइट डाउन करेंगे? न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, तो हम जस्ट यहाँ पे नॉट अप्लाई कर देंगे इस स्टेटमेंट में। और कैसे? इसको तीन तरीके से हम राइट डाउन कर सकते हैं निगेशन को। पहला तरीका क्या है? नॉट का यूज करके, न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। सेकेंड मेथड, इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। और थर्ड मेथड, इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। तो इन तीनों मेथड में से आप कोई भी एक मेथड राइट डाउन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन राइट डाउन करने के लिए। सो न्यू दिल्ली इज अ सिटी, इसका निगेशन आप क्या दे सकते हैं? न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी। या फिर क्या दे सकते हैं? इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज नॉट इज अ सिटी। थर्ड मेथड क्या है? इट इज नॉट द केस दैट न्यू दिल्ली इज अ सिटी। तो यहाँ पे हमने नॉट किया यूज, यहाँ भी नॉट यूज किया, और यहाँ पे इट इज फॉल्स। सो तीन में से कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं टू राइट डाउन निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सी होती है स्टूडेंट्स? जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट आपस में ज्वाइन की गई हों। किस वर्ड से ज्वाइन की गई हों? या तो एंड से या और से। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कैसी स्टेटमेंट कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे स्काई इज ब्लू एंड ग्रास इज ग्रीन। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, स्काई इज ब्लू, ग्रास इज ग्रीन, तो इनको हमने एंड से ज्वाइन कर दिया। तो ये कैसा स्टेटमेंट बन गया? कंपाउंड स्टेटमेंट। या फिर आप और का भी यूज कर सकते हैं, जैसे 0 इज पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर। 0 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, तो 0 इज पॉजिटिव नंबर, 0 इज नेगेटिव नंबर। ये दो स्टेटमेंट हैं, दोनों को और से कनेक्ट किया गया है, तो ये कंप्लीट क्या बन गई हमारी? कंपाउंड स्टेटमेंट। So what is definition of compound statement? A compound statement is a statement which is made up of two or more statement। जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट से बनी हो। We use some connecting words like and or are called connectives। तो इन दोनों को, जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को हम एंड से या और से ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? कंपाउंड स्टेटमेंट। और ये जो वर्ड हैं एंड और, ये दोनों कैसे वर्ड हैं? कनेक्टिव्स। इनको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल वर्ड और फ्रेजेस। कुछ स्पेशल वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे एंड और दूसरा और। तो द वर्ड एंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए पी एक स्टेटमेंट है, द अर्थ इज राउंड एंड सन इज कोल्ड। क्यू एक स्टेटमेंट है। मान लीजिए ये हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? द अर्थ इज राउंड एंड द सन इज कोल्ड। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम दो स्टेटमेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो जो दोनों स्टेटमेंट होंगी उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कंपोनेंट स्टेटमेंट्स कहेंगे। जैसे एक कंपाउंड स्टेटमेंट को हमने दो कंपोनेंट स्टेटमेंट में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट इज द अर्थ इज राउंड, मान लीजिए ये क्यू है, और आर स्टेटमेंट क्या है? द सन इज कोल्ड। सो इस जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसको हमने दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट इज द अर्थ इज राउंड, सेकंड इज द सन इज कोल्ड। तो इस टाइप से आप एंड जो वर्ड है उससे दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं और कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 84 इज डिविजिबल बाय 4, 7 एंड 12। 84 जो है 4, 7 और 12 से डिविजिबल है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसको कंपोनेंट स्टेटमेंट्स में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट मान लीजिए P है, क्या बनेगी? 84 इज डिविजिबल बाय 4, सेकेंड इज 84 इज डिविजिबल बाय 7 एंड थर्ड इज 84 इज डिविजिबल बाय 12। तो ये हमारे पास PQR तीन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बन गई हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है? ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनी है ये ट्रू है या फॉल्स है? जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट थी और दूसरी हमारे पास यहाँ एक स्टेटमेंट है, तो उसके लिए हम ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? जब उसकी दोनों जो कंपोनेंट स्टेटमेंट हैं दोनों ट्रू होंगी, तो ही हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सो जैसे फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है? द अर्थ इज राउंड एंड द सन इज कोल्ड। तो द अर्थ इज राउंड ये हमारी फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है? द सन इज कोल्ड। क्या सन कोल्ड है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? फॉल्स। ये ट्रू कब होगी? जब एंड का वर्ड का हमने यूज़ किया है। ट्रू कब होगी? जब दोनों जो हमारी कंपोनेंट स्टेटमेंट हैं वो दोनों ट्रू होंगी। तो ट्रूथ टेबल वेरी इजी कंसेप्ट है आपका। ट्रूथ टेबल के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एक टेबल बनाएंगे। जैसे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट में हमने एंड वर्ड का यूज़ किया है। तो मान लीजिए स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है 2 भी ट्रू है, तो एंड स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगी वो भी क्या बनेगी? हमारी ट्रू। लेकिन एक स्टेटमेंट ट्रू है एक फॉल्स है,
तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जिसको हमने एंड से ज्वाइन किया है वो ट्रू कब होगी? सिर्फ एक ही केस में होगी, जब दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या होंगी, दोनों स्टेटमेंट या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगी? ट्रू। अदरवाइज इन तीनों केसेस में क्या होगी हमारी? फॉल्स। सो इसके लिए हम यहाँ पे दो रूल राइट डाउन करेंगे। रूल 1 क्या है? द कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड इज ट्रू इफ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एंड स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? जब इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगी? ट्रू। रूल 2 क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड इज फॉल्स इफ एनी और ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? जब उसकी दोनों कंपोनेंट या फिर तीनों जितनी भी है सारी की सारी ट्रू होंगी। और फॉल्स कब होंगी? जब एक भी अगर फॉल्स कंपोनेंट स्टेटमेंट होगी तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बन जाएगी हमारी? फॉल्स। सिंपल वर्ड्स में देखें, कोई कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? जब उसकी सारी जितनी भी वो स्टेटमेंट से मिलकर बना है सारी स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ट्रू होगी, एक भी फॉल्स होगी तो कंपाउंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। अब हम सेकंड वर्ड द वर्ड और के बारे में डिस्कस करते हैं। टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? कंपाउंड स्टेटमेंट को राइट डाउन किया है और इसको हमने और वर्ड से ज्वाइन किया है दो स्टेटमेंट्स को। इन दोनों को क्या कहेंगे हम? कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। सो पी क्या स्टेटमेंट? मान लीजिए टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। और क्यू स्टेटमेंट क्या है? टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हैं। इन दोनों कंपोनेंट को हमने और से ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई। नेक्स्ट इज द अर्थ इज राउंड और द सन इज हॉट। या तो सन गोल है या सन हॉट है। तो पी स्टेटमेंट क्या है? द अर्थ इज राउंड। क्यू क्या है? द सन इज हॉट। तो इस टाइप से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो और स्टेटमेंट से जब हमने एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाई वो ट्रू कब होगी? जब या तो दोनों की दोनों ट्रू हो या दोनों में से एक भी ट्रू है तो आपकी स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। फॉल्स किस सिचुएशन में होगी? जब आपकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी? फॉल्स। तो देखिए टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, टू लाइन्स आर पैरेलल। तो दो लाइन गिवन होंगी, आपको ऑब्जर्व करना है वो पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। अगर दोनों के दोनों ट्रू हैं स्टेटमेंट आपकी या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट तो पूरा और स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। अदरवाइज आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। किस केस में होगी? जब दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगी? फॉल्स। अब ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है, दोनों की दोनों ट्रू हैं तो और स्टेटमेंट भी क्या होगी? ट्रू। एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो भी ट्रू होगी, एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी ट्रू। अगर दोनों फॉल्स हैं तो ही हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी कंपाउंड स्टेटमेंट, अदरवाइज हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। तो एंड और में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? और स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? जब हमारी सारी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या होंगी? ट्रू। अदरवाइज क्या होगी? फॉल्स। बट और स्टेटमेंट में क्या है? और में अगर एक भी ट्रू है, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपकी या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर सारी की सारी स्टेटमेंट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो ही हमारी जो कंपाउंड स्टेटमेंट विद और है वो फॉल्स होगी। सो यहाँ भी दो रूल बने हमारे। रूल 1 क्या है? अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद एन और इज ट्रू व्हेन वन कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू और बोथ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो जब एक ट्रू है या सारी ट्रू हैं तो ही हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू बनेगी। रूल 2 क्या है? अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद और इज फॉल्स व्हेन बोथ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो फॉल्स की सिचुएशन में होगी जब दोनों या दो से ज़्यादा जो भी हमारी कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो सारी की सारी क्या होंगी? फॉल्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्लूसिव और या फिर इंक्लूसिव और। इनका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? जब आपके पास ऑप्शन है दो चीज़ों में से आपको एक चीज़ लेनी है तो दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं तो आपका इंक्लूसिव और केस होगा। सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करें। और इंक्लूसिव और केस में क्या होगा? जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप एक को भी चूज़ कर सकते हैं और सारे सबको भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको स्वीट है, मान लीजिए लड्डू हैं
और रसगुल्ले हैं। तो आप लड्डू खाएंगे तो आपको रसगुल्ले नहीं मिलेंगे, रसगुल्ले खाएंगे तो लड्डू नहीं मिलेंगे, आपको चूज करना है कोई एक। तो ये कैसा स्टेटमेंट होगी आपकी? इंक्लूसिव और, बट सॉरी एक्सक्लूसिव और। इंक्लूसिव और में क्या होगा? आप अकेला लड्डू भी खा सकते हैं, रसगुल्ला अकेला भी खा सकते हैं, या फिर दोनों भी खा सकते हैं। तो ये कैसी स्टेटमेंट होगी आपकी? इंक्लूसिव और। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए पी एक स्टेटमेंट है, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल विद अ थाली इन रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में थाली के साथ आइसक्रीम मिलेगी या पेप्सी मिलेगी। मतलब आप आइसक्रीम लेंगे तो पेप्सी नहीं मिलेगी, पेप्सी लेंगे तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों चीज़ें आपको मिल जाए, दो में से सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी। तो ये कैसा केस है हमारा? एक्सक्लूसिव और का केस है। क्यों? एक स्टेटमेंट है जिसमें स्टूडेंट हु हैव टेकन बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम। तो एक स्टूडेंट जिसके पास बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट के पास बायोलॉजी हो तो भी अप्लाई कर सकता है एमएससी प्रोग्राम के लिए, केमिस्ट्री हो तो भी अप्लाई कर सकता है, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों हैं तो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो ये कैसा केस है हमारा? इंक्लूसिव और का केस है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको सिलेक्शन करना है, बट यहाँ सिलेक्शन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो ये इन दोनों में डिफरेंस था, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिफायर्स। जब हम कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल। तो ये दोनों वर्ड क्या है हमारे? देयर एग्जिस्ट या फिर फॉर ऑल, ये दोनों क्या हैं? क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मीन्स क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं, कितनी क्वांटिटी हमने ली। देयर एग्जिस्ट मतलब एटलीस्ट वन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर ऑल सभी भी हो सकते हैं, क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स। आप सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रही थी स्टूडेंट्स। सो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स आर फ्रेजेस लाइक देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। तो देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल ये क्या है? क्वांटिफायर्स। तो देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है? देयर इज एट लीस्ट वन, इट इज पॉसिबल टू फाइंड, या फिर सम। तो देयर एग्जिस्ट के लिए हम इन सभी वर्ड्स का हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इन सभी वर्ड्स का क्या मीनिंग होगा? देयर एग्जिस्ट मतलब यहाँ है, क्या है? देयर इज एट लीस्ट वन, कम से कम एक। देयर इज पॉसिबल टू फाइंड, ऐसा पॉसिबल है, और सम कुछ। तो इन सभी का मीनिंग क्या है? देयर एग्जिस्ट। फॉर एवरी और फॉर ऑल ये क्या है हमारे? फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल ये क्या है हमारे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और देयर एग्जिस्ट क्या है? एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो दो टाइप के क्वांटिफायर हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है? फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है? देयर एग्जिस्ट। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एवरी रियल नंबर x एंड x प्लस 4 इज ग्रेटर देन x। फॉर एवरी, तो फॉर एवरी क्या है यहाँ पे? क्वांटिफायर है। और देयर एग्जिस्ट अ पर्सन हु इज 200 ईयर्स ओल्ड, एक आदमी है जो 200 साल का है। तो देयर एग्जिस्ट यहाँ क्या है? क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट। हमें कोई भी स्टेटमेंट है उसको ट्रू फॉल्स नहीं देखना है, जस्ट उसमें क्वांटिफायर्स अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो आपको सिर्फ उन पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एवरी यूज़ किया गया है और यहाँ पे देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर को यूज़ किया गया है। अब निगेशन ऑफ फॉर ऑल का निगेशन मतलब इसका अपोजिट ले तो क्या बनेगा? देयर एग्जिस्ट। और देयर एग्जिस्ट का अगर निगेशन लें तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर एवरी। ओके स्टूडेंट्स, जैसे पी एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस 1। हर एक रियल नंबर x के लिए x लेस है x प्लस 1 के लिए।
तो निगेशन क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने क्वांटिफायर किसको यूज़ किया है, फॉर एवरी को। तो फॉर एवरी या फॉर ऑल का निगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट। तो हम फॉर एवरी के प्लेस पर क्या यूज़ करेंगे, देयर एग्जिस्ट। तो निगेशन क्या बनेगा, देयर एग्जिस्ट और रियल नंबर x सच दैट x इज नॉट लेस देन x प्लस 1। निगेशन में हम क्या करते हैं, नॉट का भी यूज करते हैं, और फॉर एवरी का निगेशन क्या बन जाएगा, देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपको 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे मान लीजिए देयर एग्जिस्ट होता है, देयर एग्जिस्ट और रियल नंबर, तो निगेशन में हम क्या यूज करते हैं, फॉर ऑल रियल नंबर्स x इज नॉट लेस देन x प्लस 1। तो हम इस टाइप से राइट डाउन करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीकेशंस। जैसे हमने क्वांटिफायर्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे किसी जो आपके पास स्टेटमेंट है उसके अंदर देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल का यूज़ किया है, तो ये क्या है, आपके क्वांटिफायर है। निगेशन राइट डाउन करने के लिए आप देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल में चेंज करेंगे और फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट में चेंज करेंगे। तो इसी टाइप से आपके पास इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लीकेशंस में किसका यूज़ होगा, इफ़ पी देन क्यू, पी ओनली इफ़ क्यू, इफ़ एंड ओनली इफ़ देन ओनली इफ़। तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स को हम क्या कहेंगे, इम्प्लीकेशंस। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ देन इम्प्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इफ़ देन या फिर P इम्प्लाइज Q। कैसे, मान लीजिए कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसको हमने इफ़ और देन से ज्वाइन किया गया है, तो ऐसी स्टेटमेंट में किस इम्प्लीकेशन का यूज़ किया हमने, इफ़ देन इम्प्लीकेशन का उस कंपाउंड स्टेटमेंट में हमने यूज़ किया। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, इफ़ देन इम्प्लीकेशन। सो टू स्टेटमेंट कनेक्टेड बाय फ्रेज इफ़ देन गिव राइज टू कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज़ नोन एज इफ़ देन इम्प्लीकेशन। जैसे इफ़ इट रेन्स देन द एटमॉस्फेरिकल ह्यूमिडिटी इंक्रीज। अगर बारिश हुई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। इफ़ देन, तो ये कैसी स्टेटमेंट हमारी, इफ़ देन इम्प्लीकेशन का हमने यहाँ यूज़ किया है, इफ़ एंड देन। तो P इम्प्लाइज Q, इफ़ P देन Q। अगर P हुआ तो Q होगा। P इम्प्लाइज Q का मीनिंग क्या है, इफ़ P देन Q। तो ट्रूथ टेबल कैसे काम करेगी, अगर हमारी Q स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ टेबल भी ट्रू होगी। P को हमें नहीं देखना है। अगर Q स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो जो हमारा इफ देन इम्प्लीकेशन की ट्रूथ टेबल बनेगी वो भी फॉल्स हो जाएगी। सो मान लीजिए P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है, दोनों की दोनों ट्रू हैं, तो P इम्प्लाइज Q भी क्या होगी, ट्रू। P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारी, फॉल्स। P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो भी हमारी ट्रू बनेगी, और दोनों की दोनों फॉल्स हैं तो भी हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। तो फॉल्स किस सिचुएशन में बनेगी, जब हमारी Q स्टेटमेंट फॉल्स है बट P स्टेटमेंट ट्रू है। अदरवाइज तीनों केसेस में क्या है, हमारी ट्रूथ टेबल का आंसर क्या आएगा, ट्रू। जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसे हमने अभी डिस्कस किया। अगर बारिश हुई तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, जो कि ट्रू है। तो P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो ये जो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है ये भी क्या बन जाएगी, ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हम रूल्स को डिस्कस करते हैं। रूल क्या है, द इम्प्लीकेशन इफ P देन Q इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। P ट्रू है, Q फॉल्स है, इस सिचुएशन को छोड़ के यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। अदरवाइज तीनों सिचुएशन में क्या होगी, हमारी जो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। P इम्प्लाइज Q इज सेम एज, P इम्प्लाइज Q सेम है, जैसे P क्या होगी यहाँ पे, सफिशेंट कंडीशन, और Q P इज सफिशेंट कंडीशन फॉर Q के लिए P क्या है, सफिशेंट कंडीशन, और Q क्या है, हमारी नेसेसरी कंडीशन। जैसे बारिश हुई तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो P हमारी बारिश होना कैसी, तो P हमारी सफिशेंट कंडीशन है, रेन,
और ह्यूमिडिटी, ये जो कंडीशन है एटमॉस्फेरिकल ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है। P implies Q को आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, नॉट Q implies नॉट P, और P only if Q। यहाँ पे if P then Q को या P implies Q को आप P only if Q की फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर एक नंबर 9 का मल्टीपल है तो ये 3 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हमने कौन से इम्प्लीकेशन का यूज किया है, इफ देन का यूज किया है। तो ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसके दो कंपोनेंट स्टेटमेंट कौन सी बनेगी, अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, क्यू क्या बनेगी, अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। सो अगर एक नंबर p का मल्टीपल है तो वो q 9 का मल्टीपल है तो वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो p क्या है, हमारी सफिशिएंट कंडीशन है, और q क्या है, हमारी नेसेसरी कंडीशन है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्रापोजिटिव। तो कोई स्टेटमेंट गिवन है, उसका कंट्रापोजिटिव हम कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। इफ p एंड q आर टू स्टेटमेंट्स देन कंट्रापोजिटिव of implication if P then Q is if not P then Q। if P then Q है, अगर हमें इसका कंट्रापोजिटिव लिखना है तो हम Q को आगे लिखेंगे, P को पीछे लेंगे और Q के साथ क्या लगाएंगे, नॉट। सो if not Q then not P। तो P then Q किस में चेंज हो जाएगा, if not Q then P। तो यहाँ हमने किसका यूज़ किया है, कंट्रापोजिटिव ऑफ स्टेटमेंट को राइट डाउन करने के लिए। अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये स्टेटमेंट। एक दो चीज़ें एक साथ हम डिस्कस करेंगे। कन्वर्स, इफ़ पी देन क्यू, इसका कन्वर्स कैसे लिखेंगे, क्यू को आगे लेंगे, पी को पीछे लेंगे, इफ़ क्यू देन पी। और इनवर्स कैसे लेंगे, इफ़ पी देन क्यू का इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू। इनवर्स में हम दोनों के आगे नॉट लगा देंगे, नॉट पी नॉट क्यू। कन्वर्स में हम क्या लेंगे, क्यू को पहले लेंगे, पी को बाद में लेंगे, और कंट्रापोजिटिव में क्या करेंगे, नॉट क्यू, इफ़ नॉट क्यू देन पी। तो ये 3 मेथड है हमारे किसी स्टेटमेंट को राइट डाउन करने के लिए। अगर हमने इफ़ देन इम्प्लीकेशन का यूज़ किया है तो अब एक हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको तीनों स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज डिविजिबल बाय 3। तो हमने कौन सा इम्प्लीकेशन यूज़ किया है, इफ़ देन का यूज़ किया है। तो पी स्टेटमेंट क्या है हमारी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, क्यू क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये हमारी पी स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है। तो कंट्रापोजिटिव हम कैसे राइट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। तो नॉट क्यू देन नॉट पी, तो हम क्या लगाएंगे, इफ अ नंबर, यहाँ पे लास्ट में हमने 3 का यूज किया है तो 3 के साथ हम नॉट का यूज करेंगे। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। तो ये हमारा क्या बनेगा, कंट्रापोजिटिव। अगर आपसे कहें कि इस जो स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स लिखो, तो कन्वर्स में और P और Q की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कैसे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे जस्ट हमने 3 और 9 के प्लेस को एक्सचेंज किया है, तो ये हमारा कन्वर्स है। और कंट्रापोजिटिव में हम क्या करेंगे, नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी। दोनों का प्लेस तो एक्सचेंज करना ही है, साथ में हमें नोट का भी यूज़ करना है। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स दोनों में। और अगर आपको इन्वर्स लिखना हो तो आप इन्वर्स को कमेंट में राइट डाउन करेंगे, चेक करेंगे किस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 दैट इट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये जो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है इसका आपको इनवर्स राइट डाउन करना है। मेथड क्या है, नॉट पी देन नॉट क्यू। सो कमेंट करके अपने आंसर जरूर लिखना स्टूडेंट्स। नाउ आवर नेक्स्ट इम्प्लीकेशन इज इफ एंड ओनली इफ।
अगर इस टाइप से इफ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशन का यूज किया गया है किसी कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो देखिए स्टूडेंट्स, इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट्स देन द कंपाउंड स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ में क्या होगा, P Q को इंप्लाई करेगा और Q P को इंप्लाई करेगा, दोनों एक दूसरे को इंप्लाई करेंगे। सो इफ P देन Q, इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ P देन Q, P इंप्लाइज Q। कौन सा इंप्लीकेशन है हमारा, इफ देन। बट इफ एंड ओनली इफ इंप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, P इफ एंड ओनली इफ Q मीन्स P Q को इंप्लाई कर रहा है और Q P को इंप्लाई कर रहा है। यहां पे क्या था, P सफिशेंट कंडीशन है, Q नेसेसरी कंडीशन है P के लिए, बट ये दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशंस हैं। तो इस टाइप के इम्प्लीकेशन को डिनोट करने के लिए हमें इफ एंड ओनली इफ इस टाइप से डबल टाइप एरो का हम यूज करते हैं। जैसे अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर। एक ट्रायंगल इक्विलेटरल कब होगा, जब ये इक्वी एंगुलर होगा। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है स्टूडेंट, इक्विलेटरल मीन्स जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी, जैसे 3 3 3। और एक और ट्रायंगल है, मान लीजिए इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, मान लीजिए ये एंगल है 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का एंगल है और ये भी 60 डिग्री का एंगल है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके सारी साइड्स की लेंथ इक्वल हो तो उसके तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। और ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स इक्वल हों, ऐसा ट्रायंगल कौन सा होता है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल है तो इक्वी एंगुलर है, इक्वी एंगुलर है तो इक्विलेटरल है। तो P और Q दो स्टेटमेंट्स है, दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट होंगी। तो P स्टेटमेंट मान लीजिए क्या है, अ ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर, और Q क्या है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो P ओनली इफ Q इफ एंड ओनली इफ का यूज करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशंस एक दूसरे को इंप्लाई कर रही हैं। Q इफ एंड ओनली इफ P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q एंड वाइस वर्सा। मीन्स P भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है और Q भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, और इस टाइप से डबल एरो का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट वैलिड कब है, तो कोई स्टेटमेंट, मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट दे दी, वो स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है, उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, उस स्टेटमेंट में जितने भी स्पेशल वर्ड्स जैसे कि एंड और का यूज़ किया गया है उनको चेक करेंगे। इम्प्लीकेशन कौन सा यूज़ किया है, इफ़ देन या इफ़ एंड ओनली इफ़ का यूज़ किया है, और जो भी क्वांटिफायर्स हैं फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट उनको भी चेक करेंगे। उन सब की हेल्प से डिसाइड करेंगे कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो वैलिड है या नहीं है। तो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट के लिए हम पहले क्या चेक करेंगे, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विद एंड। अगर किसी स्टेटमेंट में एंड का यूज़ किया गया है तो वो स्टेटमेंट वैलिड कब होगी, तो ये जो स्टेटमेंट वैलिड में मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, टू शो स्टेटमेंट P इज ट्रू, शो दैट स्टेटमेंट Q इज ट्रू। तो जैसे हमने ट्रूथ टेबल को डिस्कस किया था, एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपकी ट्रूथ टेबल है एंड विद द हेल्प ऑफ एंड। तो अगर ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो एंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू। तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, वैलिड। अगर फॉल्स हो गई तो वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड। फॉल्स कब होगी, मान लीजिए कोई भी एक फॉल्स है तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, एंड स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। और ये भी फॉल्स है, फॉल्स, तो भी आपकी एंड स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। तो वैलिड प्रूव करने के लिए आप क्या शो करेंगे, P और Q दोनों क्या हैं, आपकी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। नाउ वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विद और से वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, बाय एज्यूमिंग P इज फॉल्स शो दैट Q मस्ट बी ट्रू, बाय एज्यूमिंग Q इज फॉल्स शो दैट P मस्ट बी ट्रू। तो और स्टेटमेंट वैलिड कब होगी, और स्टेटमेंट, मान लीजिए एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है, और इम्प्लीकेशन का आपने यूज़ किया गया है। अगर एक ट्रू है तो आप शो करेंगे दूसरी फॉल्स है, एक फॉल्स है तो आप शो करेंगे दूसरी क्या है, ट्रू।
तो और स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी वैलिड, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। नाउ वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विद इफ देन स्टेटमेंट आपकी वैलिड कब होगी? बाय एज्यूमिंग P is true, prove that Q must be true. By assuming Q is false, prove that P must be false. तो आप दो मेथड से कर सकते हैं, if P then Q, if P then Q, if a number is divisible by 9 then it is divisible by 3. तो आप क्या शो कर सकते हैं? अगर कोई नंबर P से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा, ये शो कर सकते हैं। या आप क्या शो कर सकते हैं? अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आपके पास ये दो मेथड हैं वैलिडिटी ऑफ इफ देन स्टेटमेंट चेक करने के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है जिसमें आप P को ट्रू शो करके Q को भी ट्रू शो करेंगे, और अगर आप नॉट Q के लिए नॉट P शो करेंगे तो आपका एक कौन सा मेथड होगा? कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट विद इफ एंड ओनली इफ। तो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है आपके पास, कंपाउंड स्टेटमेंट, उसको वैलिड कब प्रूव करेंगे? इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, Q इज ट्रू देन P इज ट्रू। मीन्स दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? आपकी ट्रू होनी चाहिए, तो ही आपकी इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। टू प्रूव वैलिडिटी ऑफ ए स्टेटमेंट इफ P then Q, वी मे यूज वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इफ P then Q स्टेटमेंट को वैलिड प्रूफ करने के लिए आप 4 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कौन से मेथड हैं? डायरेक्ट मेथड, कंट्रापोजिटिव मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एंड यूजिंग काउंटर एग्जाम्पल्स। तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या शो करेंगे? P ट्रू है तो Q भी ट्रू है। कंट्रापोजिटिव में Q फॉल्स है तो P फॉल्स है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में P को आप ट्रू लेंगे, Q को फॉल्स दिखाएंगे। देन ऑब्टेन ए कंट्राडिक्शन, आपको कंट्राडिक्शन मिलेगा। P को ट्रू ले लिया, Q को फॉल्स, तो आपको कंट्राडिक्शन मिलेगा। वहां से आपका जो एजम्पशन था वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब Q भी क्या हो जाएगा? ट्रू। या फिर कोई एग्जाम्पल लेकर भी आप इफ देन स्टेटमेंट को वैलिड शो कर सकते हैं। सो इन सभी डिफरेंट मेथड की हेल्प से आप किसी स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। कितने टाइप की स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया हमने? एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। एंड स्टेटमेंट वैलिड कब होगी? जब दोनों स्टेटमेंट P और Q दोनों ट्रू होंगी तो ही वैलिड होगी। और स्टेटमेंट वैलिड कब होगी? जब P ट्रू है तो Q फॉल्स है, Q ट्रू है तो P फॉल्स है। और इफ देन स्टेटमेंट वैलिड कब होगी? या तो आप शो करो P ट्रू है तो Q भी ट्रू है, या आप, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। और दूसरा कंट्रापोजिटिव मेथड में आप शो करेंगे P फॉल्स है, Q फॉल्स है तो P भी फॉल्स है। या फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और या फिर एक कोई काउंटर एग्जांपल लेकर भी आप वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। और इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट में आप क्या शो करेंगे कि P ट्रू है तो Q भी ट्रू है, Q ट्रू है तो P भी ट्रू है। तो ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट को आप वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अभी अपकमिंग वीडियोस में एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के बाद आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 14 दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चेक करेंगे कि गिवन सेंटेंस एक स्टेटमेंट है या नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।